स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ किया था, जिसमें हमने सबसे पहला चैप्टर आपको कल करवा दिया था, अरब आक्रमण। काफ़ी अच्छे से डिटेल में उस टॉपिक को हमने डिस्कस किया था। उसकी पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। इसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी काफ़ी क्विज़ेस वहाँ पर डाली गई हैं, तो उन्हें भी ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और यहीं से आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, तो उसे भी आप अवश्य ज्वाइन कर लें। आज की क्लास में हम अपना एक नया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है आपका दिल्ली सल्तनत, और सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में हम बात करेंगे गुलाम वंश की। तो देखिए, हमारा चैप्टर है दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। शुरुआत करते हैं इसकी पहले प्रश्न के साथ। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश था, ऑप्शन बी दिया है अलाउद्दीन खिलजी था, ऑप्शन सी है बलबन, और ऑप्शन डी दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए, यदि हम बात करें तो गुलाम वंश, या फिर इसे आप एक और नाम से जानते हैं, और वो है ममलूक वंश। तो देखिए, इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, गुलाम वंश या ममलूक वंश के नाम से भी आप इसे जानते हैं। इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी गुलाम वंश की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? तो ये मोहम्मद गौरी का क्या हुआ करता था? गुलाम हुआ करता था। और जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो ये स्वयं दिल्ली का क्या बन जाता है? सुल्तान बन जाता है। और वहीं से आपके गुलाम वंश की शुरुआत होती है। अब यदि हम बात करें इसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो देखिए, ऐबक का शाब्दिक अर्थ तो होता है चंद्रमा का स्वामी, लेकिन इसकी कुछ उपाधियां हैं, वो आपको याद रखनी है, जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां कौन कौन सी हैं? तो जैसे एक सबसे पहली इसकी उपाधि है, कौन सी? तो वो है कुरान खां। कौन सी है? कुरान खां। दूसरी उपाधि है इसकी लाख बख्श। कौन सी है? दूसरी है इसकी लाख बख्श। और तीसरी है हातिम द्वितीय। तो देखिए, इसकी उपाधियां आपको याद रखनी है, कौन कौन सी? कुरान खां, लाख बख्श और हातिम द्वितीय। फिर यदि हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसने राजधानी किसे बनाया था? तो देखिए, इसने राजधानी बनाया था किसे? तो ये राजधानी बनाता है लाहौर को। किसे बनाता है राजधानी? राजधानी होती है इसकी लाहौर। फिर दूसरी चीज, इसने सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया था। सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की थी। फिर एक चीज और याद रखिएगा, स्वयं के नाम के सिक्के भी इसने नहीं चलवाए थे। तो अपने नाम के सिक्के ये भी इसके द्वारा नहीं चलवाए गए थे। फिर इसके जो विरोधी हुआ करते थे, उनके साथ इसने वैवाहिक संबंध जो हैं वे स्थापित किए थे। अब देखिए, होता क्या है कि मोहम्मद गौरी ने अलग अलग प्रांतों में अपने जो गुलाम थे उनको सत्ता दी थी। जैसे सिंध में नासिरुद्दीन कुबाचा को दी, फिर ताजुद्दीन यलदौजी को गजनी में दी गई थी, और लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक था। इन तीनों के बीच में भी कहीं ना कहीं एक संघर्ष था। उस संघर्ष पर विराम देने के लिए क्या किया गया? उस संघर्ष को विराम देने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो देखिए, ये कुछ बातें हैं जो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में याद रखनी है। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से
विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, ऐसा नहीं था कि ये सभी एक वंश के हैं, लेकिन ये सभी कभी ना कभी गुलाम रहे हुए थे। वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। तो देखिए, एक चीज़ तो ये याद रखनी है कि ऐसा नहीं था कि कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसके बाद यदि आराम शाह बनता है तो कि साहब वो उसका बेटा था, फिर इल्तुतमिश उसका बेटा था, ऐसा नहीं था। ये सभी लोग क्या थे? ये सभी लोग कहीं ना कहीं गुलाम थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसका गुलाम आराम शाह था, फिर इल्तुतमिश था, तो उनको वो राजा बना दिया करते थे अपने अपने गुलामों को। तो यह चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं। ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी दिया गया है रजिया, और ऑप्शन नंबर डी है बलबन। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसकी उपाधियां कौन कौन सी थी हमने आपको बताई? कुरान खां, लाख बख्श और हातिम द्वितीय। राजधानी कौन सी है? लाहौर। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन नंबर डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए, अभी हमने आपको बताया सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श की उपाधि इसने धारण की थी। क्यों कहा जाता था इसे लाख बख्श? तो लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। तो यह व्यक्ति लाखों का दान दिया करता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता है। और कौन कौन सी उपाधियां थीं? तो एक उपाधि इसकी कुरान खां थी और एक इसकी हातिम द्वितीय थी। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ इमारतों का भी निर्माण करवाया। कौन कौन सी इमारतें हैं? तो उन्हें यहाँ पर हम आपको अलग से बता देते हैं। वैसे तो देखिए, जो दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला है उसमें भी हम इन्हें पढ़ेंगे, लेकिन एक बार यहाँ भी इन्हें देख लेते हैं। इमारतें कौन कौन सी इसने बनवाई? तो देखिए, सबसे पहले ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाता है। फिर दूसरा, हम सभी जानते हैं कि 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है। दूसरी क्या है? 2.5 दिन का झोंपड़ा, इसका निर्माण करवाता है। और फिर एक किसका? कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाता है। किसका निर्माण प्रारंभ करवाता है? कुतुब मीनार। इसका निर्माण जो है इसी के काल में क्या करवाया जाता है? प्रारंभ करवाया जाता है। तो यह चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। किस किस का निर्माण करवाता है? कुतुबुल इस्लाम अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा, दोनों मस्जिदें हैं। फिर कुतुब मीनार का निर्माण भी यह प्रारंभ करवाता है। तो देखिए, यहाँ पर लिख लीजिए कुतुब मीनार प्रारंभ। और पूर्ण कब होता है कुतुब मीनार का कार्य? किसके शासनकाल में होता है? तो यह पूरी होती है किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के। किसके? इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश के शासनकाल में पूरी होती है। फिर फिरोज शाह तुगलक जो है इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंचती है उसके समय में, तो वो चौथी मंजिल का भी पुनर्निर्माण करवाता है। उसकी भी हम बात करेंगे। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हो जाती है और लाहौर में ही इसे दफना दिया जाता है। अब यहाँ पर हम इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं कि क्या कहा गया है। तो देखिएगा, अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला, अभी हमने आपको बताया, के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे
तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इतना बड़ा दानी था, जैसे हम कर्ण के लिए कहते हैं, उसी प्रकार से उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए कहा जाता था। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वाबी थी, जो हमने आपको बताई। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़क्र मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। ऐबक ने दिल्ली में, तो देखिए कहाँ पर, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार, ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। तो यह चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिर फिरोज शाह तुगलक के समय इसकी 4थी मंजिल क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उसे फिरोज शाह तुगलक जो है वह वापस से उसका पुनर्निर्माण भी करवाता है। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। हमने आपको बताया, देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक तो उपाधियाँ हैं तीनों, तो 3 उपाधियाँ हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कुरान खान, लाख बख्श और हातिम द्वितीय। फिर इसने किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया वो भी अभी आपको हमने बताई, कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले उनमें आपको कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य यह प्रारंभ करवाता है, जिसे इल्तुतमिश के शासनकाल में पूरा करवाया गया था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? ऑप्शन है आपके पास, ए मस्जिद है, ऑप्शन बी है मंदिर है, ऑप्शन सी है संतों की झोपड़ी है, या ऑप्शन नंबर डी मीनार है। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है, जो कि सरस्वती मंदिर के ऊपर बनाई गई है। अगला प्रश्न है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित हैं। ऑप्शन है आपके पास, ए दिल्ली एवं लाहौर में, ऑप्शन बी है अजमेर एवं दिल्ली में, ऑप्शन सी दिया गया है लाहौर एवं अजमेर में, और ऑप्शन डी है आपके पास दिल्ली एवं अजमेर में। तो देखिए सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली एवं अजमेर में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपके दिल्ली में, अभी हमने ऊपर भी आपको बताया। और 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपके अजमेर में। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी दिया गया है गयासुद्दीन तुगलक ने, और ऑप्शन नंबर डी है फिरोज शाह तुगलक ने। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य में कोई भी योगदान नहीं दिया था। देखिए यदि हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में क्या होता है? इसके शासनकाल में निर्माण प्रारंभ होता है। इसके शासनकाल में क्या होता है? निर्माण प्रारंभ होता है। इल्तुतमिश के शासनकाल में जाकर के क्या होता है? कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण होता है। फिर फिरोज शाह तुगलक का क्या योगदान था? तो इसने जो चौथी मंजिल है, चौथी मंजिल जो है कुतुब मीनार की, उसका क्या करवाया था? रिकंस्ट्रक्शन इसके द्वारा करवाया गया था, यानी कि उसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। तो ये इन तीनों का योगदान था, जबकि गयासुद्दीन तुगलक का इससे कोई भी लेना देना नहीं था। अब यहाँ पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया था। तो देखिए यहाँ पर ये भी लिख लीजिए कि चौथी का पुनर्निर्माण और 5वीं मंजिल का निर्माण भी करवाया था।
और गयासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई भी योगदान नहीं दिया था। यही चीज़ हमने आपको अच्छे से यहाँ पर बताई है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? ऑप्शन है आपके पास ए इल्तुतमिश के द्वारा, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दिया है उलुग खां के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है रजिया सुल्तान के द्वारा। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए क्या पूछा है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा करवाया गया। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश के द्वारा। और जबकि प्रारंभ किसके द्वारा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। ऑप्शन है आपके पास ए लाहौर, बी दिल्ली, सी अजमेर और ऑप्शन नंबर डी लखनऊ थी। तो देखिए स्टार्टिंग में ही हमने जब आपको अभी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया तो वहीं आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी हुआ करती थी लाहौर। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए लाहौर। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें तो क्या कहा गया है? मोहम्मद गौरी की मृत्यु जो कि 1206 में हुई थी, कल हमने आपको बताया। उसके बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौमिक शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासनरूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गौरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यलदौज और नासिरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी, जो हमने आपको शुरुआत में ही जहां हम आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता रहे थे वहीं पर बताया कि सिंध में नासिरुद्दीन कुबाचा था और गजनी में ताजुद्दीन यलदौजी था। इन दोनों से बचने के लिए वह क्या करता है? इनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। देखिए यहाँ भी देखते हैं, ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर उसे अपने पक्ष में कर लिया, किंतु यलदौज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा, उसे दिल्ली आने का कभी अवसर ही नहीं मिला। तो देखिए दिल्ली का सुल्तान था लेकिन कभी दिल्ली आने का ही अवसर नहीं मिला। और जबकि दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाई, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनवाई और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया, लेकिन वहाँ जाने का अवसर नहीं मिला। तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना ही हम कह सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली देखिए सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? ऑप्शन है आपके पास ए उसने एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी। ऑप्शन बी दिया है पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन यलदौज के साथ हुए युद्ध में उनकी मृत्यु हुई। ऑप्शन सी है बुंदेलखंड के किले कालिंजर को घेरा डालते समय उन्हें चोटें लगीं जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और ऑप्शन नंबर डी है चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है, लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी। चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय ये घोड़े से गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1210 की यह घटना है। अब देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल यानी आधुनिक पोलो की तरह एक खेल होता था, उसमें घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। उसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? देखिए ये आपके लिए एक अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश ने। आगे देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर सी है रजिया ने और ऑप्शन नंबर डी है मुजुद्दीन गौरी ने।
तो देखिए क्या पूछा है, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था। तो हम सभी जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, वो थी लाहौर। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो है सल्तनत की राजधानी किसे बनाया था, दिल्ली को बनाया था। अब देखिए होता क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह बनता है, वो सिर्फ 1 साल के लिए रहता है। उसके बाद आता है इल्तुतमिश। कौन आता है, इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश की यदि हम बात करें तो ये इलबारी कबीले से हुआ करता था। किस कबीले से, इल्तुतमिश इलबारी कबीले का था, प्रथम इलबारी शासक था। इसके अलावा यहाँ यदि हम बात करें इल्तुतमिश के बारे में तो देखिए ये क्या था, तो यह बदायूं जो कि यूपी में है वहाँ का गवर्नर हुआ करता था। तो यह चीज़ भी याद रखिएगा, बदायूं यूपी का क्या हुआ करता था, वहाँ का ये गवर्नर हुआ करता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों ही था। फिर इसके बारे में यदि हम बात करें इल्तुतमिश के बारे में तो देखिए एक फैक्ट याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसके बारे में, कि इसने एक संस्था का गठन किया और संस्था क्या थी, तुर्कान चहलगनी। क्या थी, तुर्कान चहलगनी, या फिर इसे ही आप चालीसा कहते हैं। इसका गठन किसके द्वारा किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, जिसमें 40 लोग हुआ करते थे। फिर दूसरी चीज़ इसके बारे में याद रखिएगा कि इसकी राजधानी क्या थी, तो यह पहला सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी कैसे बनाया, सल्तनत की राजधानी इसने बनाया दिल्ली को। दिल्ली इसकी राजधानी थी और इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो देखिए एक और चीज़ याद रखिएगा इसके बारे में, यदि आपसे पूछी जाए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक वह कौन है, तो वो है इल्तुतमिश। फिर देखिए इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसने इक्ता सिस्टम लागू किया। एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इक्ता व्यवस्था। इसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की। इक्ता व्यवस्था क्या होती है, तो काम के बदले भूमि देना। इक्ता व्यवस्था, काम के बदले भूमि। बाकी देखिए इसे हम आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे, पूरा एक चैप्टर ही अलग से लेना पड़ता है हमें दिल्ली सल्तनत के दौरान के शासन के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था वगैरह, ये पूरा एक अलग चैप्टर आता है जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से बताई जाएंगी। तो अभी परेशान नहीं होना है। अभी के लिए इक्ता व्यवस्था क्या होती है, काम के बदले भूमि, ये आप याद रखिएगा। इक्ता में क्या होता था, ये अनुदान नहीं होती थी, भू राजस्व का अनुदान होता था। फिर ये इनके जो इक्तादार होते थे उनका स्थानांतरण होता रहता था, आगे हम अच्छे से बात करेंगे। फिर देखिए इसके सिक्के कौन कौन से थे, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसने कौन कौन से सिक्के चलाए इल्तुतमिश ने, तो देखिए एक तो होता था टंका, ये होता था चांदी का, और एक होता था जीतल। एक कौन सा होता था, एक होता था जीतल, ये तांबे का सिक्का होता था। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इल्तुतमिश ने एक 1216 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा था और वो युद्ध कहलाता है तराइन का तीसरा युद्ध। ये भी याद रखिएगा, पहले 2 युद्ध सभी जानते हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं जो तराइन के तीसरे युद्ध के बारे में जानते हैं। और इसमें क्या हुआ था, तो तराइन का तीसरा युद्ध होता है किस किस के बीच में, इल्तुतमिश और जो ताजुद्दीन यल्दौजी था,
इन दोनों के बीच में यह युद्ध होता है और इल्तुतमिश इसे जीत जाता है। देखिए, इससे खतरा भी था इल्तुतमिश को, गजनी का शासक था ताजुद्दीन यल्दौजी, और इसी के कारण से जो है आपका कौन, तो हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली नहीं आ पा रहा था, लेकिन यहाँ पर इल्तुतमिश आता है, तराइन में तीसरा युद्ध लड़ता है 1216 में और इसे पराजित भी करता है। इसके बाद कुबाचा को भी यह पराजित करता है और बाद में क्या होता है, कुबाचा सिंधु नदी में डूब करके मर जाता है जब वह भाग रहा होता है। यह चीज़ भी आपको याद रखनी है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर इसके समय में क्या होता है कि जलालुद्दीन मंगबरनी उसके पीछे चंगेज़ खां पड़ता है और मंगबरनी जो है इल्तुतमिश के पास सहायता मांगने आता है, लेकिन इल्तुतमिश उसकी कोई भी सहायता नहीं करता है। वो जानता है कि यदि इसकी सहायता की तो हम पर भी मंगोलों का आक्रमण हो सकता है, तो यह मंगोल आक्रमण से अपने साम्राज्य को बचा लेता है। तो और चंगेज़ खां जो है वो जहाँ तक दिल्ली सल्तनत की सीमा थी वहाँ तक आ गया था, लेकिन उसे पता चला कि ये तो इसकी सहायता नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ से लौट गया था। फिर ये पहला सुल्तान था जिसने, देखिए 1229 में क्या करता है, सुल्तान की उपाधि धारण, 1229 सुल्तान की उपाधि लेता है खलीफा से। किससे? खलीफा से। अब खलीफा कौन होता है ये हमने आपको लास्ट क्लास में बताया है। यदि आपने वो क्लास नहीं ली है तो आप उसे ज़रूर लीजिए, जिससे आप इस कोर्स के साथ शुरू से ही जुड़े रहें। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसकी जो बेटी थी रजिया, उसको इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, और ग्वालियर अभियान जब होता है तो रजिया के नाम के सिक्के भी चलाता है, और ग्वालियर अभियान के दौरान ही ये बलबन को खरीद लेता है। 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। यह चीज़ आपको यहाँ तक याद रखनी है। किसके बारे में? तो इल्तुतमिश के बारे में। अब देखिए यहाँ भी देख लेते हैं क्या कहा गया है इल्तुतमिश के बारे में। देखिएगा, इल्तुतमिश जो कि 1211 से 1236 तक इसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी याद रखिएगा, सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किए, तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की भी परंपरा इसी के द्वारा शुरू की गई। तो देखिए इल्तुतमिश के बारे में आपको कौन कौन से फैक्ट्स याद रखने हैं जो मैं आपको बता रहा था अभी। सबसे पहले किस कबीले का था? तो इलबारी कबीले का था, और पहला इलबारी शासक बनता है। फिर ये यूपी में एक बदायूं नामक जगह है, वहाँ का गवर्नर हुआ करता था। सबसे महत्वपूर्ण दो चीज़ें हैं जो इसने सल्तनत की व्यवस्था में कायम की। प्रशासनिक व्यवस्था में पहली, इसने चालीसा या तुर्कान चहलगनी का गठन किया, और दूसरा इसने एकता व्यवस्था लागू की, यानी काम के बदले भूमि, उस भूमि का भू राजस्व दिया जाता था, ना कि भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी। इसे अच्छे से हम आपको जब सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजधानी बनाता है दिल्ली को, और दिल्ली सल्तनत का इसी कारण यह वास्तविक संस्थापक भी कहलाता है। दो प्रकार के सिक्के प्रमुख हैं, चांदी का सिक्का टंका और तांबे का जीतल। 1216 में तराइन का तीसरा युद्ध लड़ता है, किससे? ताजुद्दीन यल्दौजी से, और उस युद्ध को जीत जाता है, और फिर 1229 में सुल्तान की उपाधि ये खलीफा से धारण करता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी दिया है आराम शाह, और ऑप्शन नंबर डी बलबन। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। ये नियमित सिक्के जारी करता है, टंका और जीतल। टंका किसका? चांदी का। जीतल किसका है? तो जीतल जो सिक्का है वो है आपके किसका? तांबे का सिक्का है। ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। और फिर हमने आपको बताया राजधानी इसने अपनी किसे बनाया था? दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? ऑप्शन है आपके पास ए आगरा, ऑप्शन बी दिया गया है लाहौर, ऑप्शन सी है आपके पास बदायूं और ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। तो इल्तुतमिश के काल में सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? वो थी दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। लाहौर किसके समय थी? तो हमने अभी आपको बताया था, लाहौर थी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। और जबकि बदायूं का ये क्या रहा था? इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर रहा था। ये चीज़ भी आपको हमने अभी बताई है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? ऑप्शन दिए गए हैं, ए आराम शाह, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन है आपके पास, ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी दिया गया है रजिया और ऑप्शन नंबर डी है बलबन। तो देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए यहाँ पर क्या है, कई लोग सीधे उत्तर मार्क करेंगे किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को, और वह आपका हो जाएगा गलत। क्यों? तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो जब शासक था उसने क्या किया था? उसने जो सुल्तान की उपाधि है उसको धारण नहीं किया था और वो लाहौर से अपना शासन करता था। दोनों चीज़ें हैं। लेकिन इल्तुतमिश जो था उसने सुल्तान की उपाधि भी ली और अपनी राजधानी दिल्ली को भी बनाया था। तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन होता है? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके ऊपर और हम चर्चा कर लेते हैं विस्तार से। देखिए क्या कहा गया है। तो देखिए वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गोर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। सुल्तान क्या होता है? सुल्तान का अर्थ होता है खलीफा का प्रतिनिधि। और जबकि हम मुगल काल में बादशाह पढ़ते हैं, बादशाह क्या होते हैं? बादशाह होते हैं स्वतंत्र शासक। उनका जो खलीफा है उससे उन्हें मान्यता लेने की जरूरत नहीं होती है। दोनों में ये अंतर है। आगे देखते हैं। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन यलदौज और नासिरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया। भारत में तुर्की राज्य को संगठित किया, मंगोल आक्रमण से बचाया, राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया और दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के भी उसके द्वारा चलाए गए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इल्तुतमिश को दिल्ली का प्रथम सुल्तान बनाती हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए बलबन, ऑप्शन बी है आपके पास रजिया, ऑप्शन नंबर सी है इल्तुतमिश और ऑप्शन नंबर डी है नासिरुद्दीन। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए कैसे इल्तुतमिश जो है वो 1229 में खलीफा से क्या करता है? वो सुल्तान की उपाधि प्राप्त कर लेता है। और जब खलीफा से आप एक उपाधि प्राप्त कर लेते हैं, खलीफा की आपको मान्यता मिल जाती है, तो आप दारुल इस्लाम का भाग बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। इल्तुतमिश के काल में 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दारुल इस्लाम का एक भाग बन गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? ऑप्शन है आपके पास, ए मोहम्मद गौरी को, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक को,
ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बलबान को और ऑप्शन नंबर डी है इल्तुतमिश को। तो देखिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? इल्तुतमिश को। क्यों कहा गया है? तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो गुलाम का गुलाम कौन हो गया? इल्तुतमिश हो गया। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से ही इसे सरे जहांदार अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश के साथ किया था। देखिए जो पद हैं, कौन कौन से विभाग थे, उनका नाम क्या था, इनसे अभी आपको परेशान नहीं होना है। इन्हें हम पूरा आपको अलग से करवाएंगे जब हम दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ पर ये आते जाते हैं वहाँ वहाँ हम आपको इनके बारे में कुछ चीज़ें बताते जाएंगे, तो वो चीज़ें आप याद रखिएगा। और देखिए इल्तुतमिश जो है उसके बारे में इब्न बतूता भी वर्णन करता है कि इल्तुतमिश जो है उसने अपने महल के सामने संगमरमर के 2 शेरों की मूर्तियां लगवाई थी और उनके गले में घंटियां लटकवा दी थी। जो भी उनको बजाता था वो जाकर के सुल्तान से मिल सकता था और न्याय या जो भी चीज़ उसे चाहिए उसकी मांग रख सकता था। इसके अलावा इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीर दाद नामक के अधिकारी भी नियुक्त किए थे। उनके बारे में भी हम आपको आराम से आगे विस्तार में बताएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए ताजुद्दीन यलदौज, ऑप्शन नंबर बी है नासिरुद्दीन कुबाचा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है अली मर्दान और ऑप्शन नंबर डी है मलिक अल्तूनिया। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट, इसे मार्क कर लीजिए। तो देखिए हम सभी जानते हैं ताजुद्दीन यलदौज को ये हराता है, नासिरुद्दीन कुबाचा को भी हराता है, तो यानी कि ये दोनों तो इसके प्रतिद्वंदी थे। अब बचे अली मर्दान और मलिक अल्तूनिया, इन दोनों के बारे में आपको बताना है। तो देखिए जो अली मर्दान था ये बंगाल का गवर्नर हुआ करता था और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये खुद को भी स्वतंत्र घोषित कर लेता है और फिर इसका संघर्ष होता है किससे? इल्तुतमिश से। तो यानी कि इन तीनों के साथ तो ये इसकी प्रतिद्वंदिता रही, मलिक अल्तूनिया के साथ इसकी कोई भी प्रतिद्वंदिता नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अली मर्दान कौन था? तो देखिए ये हुआ करता था बंगाल का गवर्नर। कहाँ का? बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। अब इसके बारे में यदि हम बात करें तो देखिएगा क्या कहा गया। दिए गए विकल्पों में मलिक अल्तूनिया इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था, जबकि मुख्य प्रतिद्वंदियों में गजनी में ताजुद्दीन यलदौज था, सिंध में नासिरुद्दीन कुबाचा था और लखनौती में अली मर्दान थे। अली मर्दान 13वीं शताब्दी में बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ था तथा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात अपने आप को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र उसने कर लिया था। और यही चीज़ अभी हमने आपको ऊपर भी बताई है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ऑप्शन है आपके पास। ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी है चांद बीबी, ऑप्शन नंबर सी है दुर्गावती और ऑप्शन नंबर डी है नूरजहां। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान। तो देखिए मध्यकालीन भारत में प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो वह थी रजिया सुल्तान। इसके बारे में यदि हम बात करें तो रजिया सुल्तान जो है वो एकदम अपने शासनकाल के दौरान क्या होती थी, एकदम आदमियों की तरह कपड़े पहनकर दरबार में आया करती थी, सिंहासन पर बैठती थी। ये शिकार, तीरंदाजी, घुड़सवारी इन सभी में काफ़ी माहिर थी और इसने जो है अपने करीबियों को काफ़ी सारे उस समय क्या किए, पद दिए, जिसमें मुख्यतः देखिए उस समय तुर्की, ईरानी और हिंदू और भारतीय 3 प्रकार के मुसलमान हुआ करते थे। तो इसके दौरान क्या होता है, भारतीय मुसलमान जो हैं वो बड़े पदों पर पहुंचते हैं,
सल्तनत काल में, लेकिन उस समय दबदबा जो है तुर्की और ईरानियों का होता था, तो ये उन दोनों को नज़रअंदाज करके भारतीय मुसलमानों को जगह देती है। और यही कहीं ना कहीं कारण था किसका, इसके विरोध का। अब इस कैसे ये शासक बनती है उसकी भी कहानी है। तो देखिए होता क्या है कि इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज जो है वो क्या बन जाता है, शासक बन जाता है, लेकिन वो अयोग्य शासक था। और इसकी वास्तविक शक्तियाँ जो इसकी माँ हुआ करती थी शाह तुर्कान, उसके पास थी। फिर होता क्या था, जितने भी लोग थे वो शाह तुर्कान के नियंत्रण में रहा करते थे। शाह तुर्कान लोगों पर तो कोई ध्यान देती नहीं थी। इसके विरोध में क्या हुआ, रजिया लाल वस्त्र पहनती है और जुम्मे की नमाज में जाती है। और लोग, लाल रंग जो है वो इस्लाम में न्याय का प्रतीक माना जाता है कि मुझे न्याय चाहिए। और वहाँ वो लोगों के सामने कहती है कि ये आप न्याय कीजिए, मैं यहाँ की शासक होनी चाहिए या रुकनुद्दीन फिरोज। जनता रजिया का साथ देती है और रजिया फिर सुल्तान बनती है। फिर देखिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट लोग थे, जैसे कबीर खां था, लाहौर का गवर्नर था। अल्तुनिया था, तबर हिंद का गवर्नर। एतगीन था, अमीर हाजिब था। याकूत हुआ करता था, अमीर आखुर, जो कि घुड़सवार सेना का प्रमुख था। अफ्रीकी था, और ऐसा भी कहा जाता है कि रजिया के साथ इसका प्रेम संबंध था। ये चीज़ जो है उस समय के सल्तनत के जितने भी लोग थे उन्हें काफ़ी नागवार गुजरी कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप वैसे ही सोचिए, एक तरफ एक सल्तनत की बेटी और दूसरी तरफ कोई अफ्रीकी, उस समय का आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि रंग भी अलग होगा, बाल भी अलग होंगे। तो उस प्रकार से कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में माना जाता है प्रेम संबंध था, और इससे काफ़ी लोग नाराज भी थे। फिर क्या होता है कि अल्तुनिया जो था तबर हिंद का गवर्नर, वो तबर हिंद में विरोध कर देता है। रजिया उस विरोध का दमन करने जाती है, लेकिन अल्तुनिया उसे गिरफ्तार कर लेता है। तो रजिया क्या करती है, वो अल्तुनिया से विवाह कर लेती है, जो अधिक शक्तिशाली है उसके साथ चली जाती है। और फिर ये दोनों साथ में मिलकर दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं, लेकिन फिर भी यह पराजित हो जाती है। फिर बाद में क्या होता है कि ये जा रहे होते हैं, और कैथल जो है हरियाणा में, वहाँ पर डाकू जो है, उन्हें पता नहीं होता है सुल्तान है या क्या है, और वो इस पर हमला कर देते हैं, और रजिया और अल्तुनिया दोनों की ही मृत्यु वहाँ पर हो जाती है। अब इसकी यदि बात करें कि असफलता के कारण क्या थे, तो देखिए सबसे पहला असफलता का कारण है कि आज जब हम 2025 में हैं, आज के समय भी यदि कोई महिला उच्च पद पर पहुंच जाती है, तब भी उसका विरोध करने वाले बहुत लोग होते हैं। तो उस जगह पर आप सोच के देखिए कि उस समय में कोई महिला सुल्तान बन जाए, तो लोगों को ये तो बिल्कुल ही कैसे भी करके उन्हें पच ही नहीं पाया। और जो अमीर हुआ करते थे, अमीर जो थे, उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई थी, और रजिया जो है उन पर कंट्रोल किए हुए थी। दूसरा एक कारण था कि ये दिल्ली छोड़कर गई, तो यदि आप अपनी राजधानी को छोड़कर बाहर चले जाएंगे तो बाकी के लोग वहाँ पर हावी हो जाएंगे, यह भी आपका कारण था। और जो देखिए ऐतिहासिक रूप से भी इतिहासकारों ने जो सबसे माना गया उनके द्वारा कारण है वो ये है, जैसे तबकात-ए नासिरी, मिन्हाज उस सिराज, इन दोनों किताबों में कहा गया है कि मुख्य कारण इसके विरोध का ये था कि ये महिला थी। और पुरुष जो है उस समय, आज भी कई ऐसे पुरुष हैं जो महिलाओं के अंडर में काम नहीं करना चाहते हैं, तो उस समय तो आप ये सोच कर ही देखिएगा। बाद में जो है जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो सभी लोग मिलकर बैराम शाह को सुल्तान बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया, और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया, तथा इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। तो देखिए ये लोग सभी कहते हैं, जो इतिहासकार हैं वो भी इसकी बहुत बड़ाई करते हैं कि बहुत अच्छी शासिका थी, बहुत योग्य थी, लेकिन एट द एंड वो भी यही कहते हैं कि एक महिला थी और महिला शासक नहीं हो सकती है। तो एक तरफ आप उसकी बड़ाई भी करते हैं, उसे बहुत अच्छा भी बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए उसका विरोध करते हैं कि वो एक महिला थी। बस इतनी सी यहाँ पर बात है। तो देखिए किसके बाद बनती है, देखिए इससे पहले क्या होता है, इससे पहले रुकनुद्दीन जो है, रुकनुद्दीन फिरोज
बन जाता है। इसकी माँ कौन होती है? शाह तुर्कान। ये तो बिल्कुल बेकार था। शाह तुर्कान इसकी माँ होती है, वो शासन चलाती है। और फिर रुकनुद्दीन फिरोज के बाद कौन बनती है? रजिया बनती है। कैसे बनती है? पूरी कहानी हमने आपको बताई कि जुम्मे की नमाज होती है, उसमें लाल वस्त्र पहनकर जनता के बीच में जाती है और न्याय मांगती है। फिर देखिए 2 नाम और आते हैं। एक नाम आपको याद रखना है, किसका? अल्तुनिया का। अल्तुनिया कौन था? तो अल्तुनिया हुआ करता था तबर हिंद का गवर्नर। अल्तुनिया कहाँ का था? तो ये आपके तबर हिंद का क्या था? गवर्नर था। और एक और नाम आपको याद रखना है, याकूत का। याकूत क्या था? अमीर आखुर। अमीर आखुर क्या होता है, यह भी हम आपको आगे बताएंगे क्या पोस्ट हुआ करती थी। फिर एक एतगीन का नाम भी याद रखिएगा कि ये भी इनके समय में क्या हुआ करता था, यह भी एक उच्च पद पर हुआ करता था। बलबन को बनवाता है और फिर बैराम शाह को बनवाता है और अपनी और भी अच्छी पोजीशन एतगीन कर लेता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इनके बारे में याद रखनी है। अगला प्रश्न है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी के काल में, ऑप्शन बी इल्तुतमिश के काल में, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बलबन के शासन काल में, और ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल में। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम वैसे आपको अभी पहले बता भी चुके। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के शासन काल में। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो मंगोल शासक हुआ करता था या आक्रमणकारी था चंगेज खां, वो दिल्ली सल्तनत की सीमा तक आ चुका था। क्यों आ चुका था? तो देखिए उसका कारण कौन था? वो था जलालुद्दीन मंगबरनी। कौन था? किसके पीछे आया था? तो देखिए जलालुद्दीन मंगबरनी, इसके पीछे पीछे आया था। यह क्या करता है? तो देखिए इसके बारे में यदि हम बात करें तो जलालुद्दीन मंगबरनी जो है वो सिंधु नदी तक आ गया था और इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजता है कि वो उसके पास स्वयं जाता है कि आप मेरी सहायता कीजिए, चंगेज़ खां मेरे पीछे पड़ा है। और वहीं से चंगेज़ खां क्या करता है? अपने दूत भेजता है इल्तुतमिश के पास कि यदि आपने सहायता की तो फिर मैं भारत पर आक्रमण कर दूंगा। तो इल्तुतमिश क्या करता है? इल्तुतमिश मना कर देता है मंगबरनी को सहायता करने से, और इस प्रकार से वह अपने साम्राज्य को चंगेज़ खां या मंगोलों के आक्रमण से बचा लेता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, क्या कहा गया? मंगोल नेता चंगेज़ खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज़ खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारज़म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु नदी तक पहुंचा था। संभवतः चंगेज़ खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगबरनी की सहायता ना करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की। और जब मंगबरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का भी समाधान हो गया। वही पूरी कहानी है जो हमने आपको बताई। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज़ खां के समकालीन था? ऑप्शन दिए गए हैं, ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है रजिया, ऑप्शन सी दिया गया है बलबन, और ऑप्शन नंबर डी है अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसके शासन काल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? ऑप्शन है आपके पास, ए बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऑप्शन नंबर डी है रजिया सुल्तान। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है,
चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन है ए बलबन के शासन काल में, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश के शासन काल में, या फिर ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन है और सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश के शासन काल में। अगला प्रश्न देखते हैं। चंगेज खां का मूल नाम था? ऑप्शन है आपके पास ए खासुल खान, ऑप्शन बी है एशुगई, ऑप्शन सी दिया गया है तेमुचिन और ऑप्शन नंबर डी है ओगदी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी तेमुचिन। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचिन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और इतना ज़्यादा हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है तो कई बार लोग इसे इग्नोर भी कर देते हैं। देखिए यहाँ पर चंगेज खां एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में अहम भूमिका निभाई। चंगेज खां का वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या तेमुचिन था। अब इसकी पूरी एक कहानी है, कभी अलग से आपको बताएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिजम युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। दूसरा कथन है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। और तीसरा कथन है विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासन काल में वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए केवल पहला सही है, ऑप्शन बी है पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी है केवल तीसरा सही है और ऑप्शन नंबर डी है दूसरा और तीसरा दोनों सही हैं। यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। काफ़ी शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए एक एक करके इन कथनों को हम देखते हैं। सबसे पहला कथन क्या है? इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिजम युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। कौन था ख्वारिजम का बेटा? जलालुद्दीन मंगबरनी। तो यह कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी भी पार कर ली थी। अब देखिए यदि हम बात करें तो तैमूर भारत पर आक्रमण करता है 1398 में। कब करता है? 1398 में। और उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था। कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था। तो देखिए कौन था इसके स्थान पर? कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो यह कथन आपका गलत हो गया। तीसरा क्या कहता है? विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासन काल में वास्को ड गामा केरल के तट पर पहुंचा था। तो देखिए यदि हम बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है। हमने आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाया है, अच्छे से बताया है कि विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था उस समय कौन था? तो वो था तिम्मा। कौन था शासक? वो था तिम्मा। देवराय द्वितीय ना होकर के कौन था? ये ना होकर के तिम्मा हुआ करता था। तो यह कथन भी आपका गलत हो गया। यानी कि यहाँ पर सिर्फ आपका पहला कथन ही है जो सही है। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन यहाँ पर सही है। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा भी कर लेते हैं डिटेल में। यहाँ क्या कहा गया है? तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है? इल्तुतमिश के शासन काल में भारत के तुर्की राज्य को मंगोलों के आक्रमण की संभावना से एक महान संकट उत्पन्न हुआ। इल्तुतमिश के शासन काल में मंगोल शासक चंगेज खान भगोड़े ख्वारिजम युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंचा था। इसलिए पहला कथन सही है, हम आपको बता चुके हैं। फिर आगे देखिए 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर ने नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुल्तान पर अधिकार करके सिंधु नदी पार की थी। तो देखिए वहाँ पर क्या दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो वो गलत था, हमने आपको वहाँ भी यह चीज़ करेक्ट करके बताई थी। आगे देखिए विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासन काल में ईरान का राजदूत अब्दुल रज्जाक
विजयनगर आया था। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का यात्री वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था। उस समय विजयनगर पर नरसा नायक के पुत्र तिम्मा का शासन काल था। तो यह चीज़ भी हमने आपको ऊपर ही बता दी थी कथनों के साथ, और वहाँ पर सिर्फ पहला कथन आपका सही था, बाकी के दो गलत थे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ऑप्शन है ए एवाज को, ऑप्शन नंबर बी है नासिरुद्दीन महमूद को, ऑप्शन सी है अली मर्दान को, और ऑप्शन नंबर डी है मलिक जानी को। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मलिक जानी को। यह इसका सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। तो बिहार में इल्तुतमिश ने किसे हराया, यह चीज़ यहाँ पर आपको एक फैक्ट मिलता है कि उसने किसे हराया था, यहाँ पर हिसामुद्दीन एवाज को हराया था। अगला प्रश्न है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए अफगानों का, ऑप्शन नंबर बी है मंगोलों का, ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया है तुर्कों का, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास अरबों का। तो देखिए रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में या ख़त्म करने में किसका हाथ था, तो सबसे बड़ा हाथ था तुर्कों का ही। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। इसके हमने प्रमुख कारण भी आपको बताए हैं। सबसे पहला तो यह था कि वो एक महिला थी, और ये लोग महिला के नीचे जो आज भी काम करने को राजी नहीं है, तो उस समय तो क्या ही होंगे। और दूसरी चीज़ की तुर्की, ईरानी और भारतीय 3 प्रकार के मुसलमान थे। तुर्कियों का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन रजिया सुल्तान ने भारतीय मुसलमानों को वरीयता ज़्यादा दी, तो कहीं ना कहीं वह भी एक कारण था। अब देखिए यहाँ पर रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तूनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था। ऑप्शन है आपके पास, ए जलालुद्दीन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ग्यासुद्दीन, और ऑप्शन नंबर डी है कुतुबुद्दीन। तो देखिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी ग्यासुद्दीन बलबन। यह इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए होता क्या है, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह सुल्तान बनता है। इसे कौन बनाता है, ऐतगीन उसे सुल्तान बनाता है। नायब ए मुमलिकात का पद बनाया जाता है ऐतगीन के लिए, और वहाँ पर मुख्यतः जो पूरी पावर थी वो ऐतगीन के हाथ में होती है। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है। उसके बाद बलबन जो है नासिरुद्दीन महमूद बनता है, वो बलबन की सहायता से सुल्तान बनता है। बलबन का दामाद हुआ करता था, धार्मिक प्रवृत्ति का काफ़ी व्यक्ति था, और बलबन को ये नायब मुमलिकात बनाता है ऐतगीन के स्थान पर। और बलबन जो है इसके समय हरियाणा का गवर्नर बनता है, और बलबन को उलुग खां की उपाधि भी देता है। फिर अंत में बलबन बनता है सुल्तान, और बलबन भी इलवरी था और इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करता था, चालीसा दल का सदस्य था, तो शुरू से ही बहुत ही पावरफुल एक व्यक्ति रहा था। रजिया सुल्तान के समय में अमीर शिकार था, बहराम शाह के समय पर अमीर आखुर था, फिर महमूद शाह के समय पर भी था, और नासिरुद्दीन महमूद के समय तो नायब मुमलिकात भी बन गया था। तो आप देख सकते हैं बलबन जो है प्रारंभ से ही काफ़ी शक्तिशाली पदों पर रहा था। अब बलबन के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए इसके 2 सिद्धांत हुआ करते थे। एक जिल्लेलाही यानी कि स्वयं को ये ईश्वर की छाया मानता था, और एक नियाबत खुदाई यानी कि स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि बताता था। इसका कहना था कि सुल्तान जो है वो इस संसार में ईश्वर का प्रतिनिधि है, और पैगंबर के बाद सुल्तान का ही स्थान होता है, ऐसा बलबन का कहना था। और ये ब्लड एंड आयरन की नीति में विश्वास रखता था कि लोगों से युद्ध करो, लड़ो, मारो और उन पर राज करो। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसने कई सारे रीति रिवाज प्रारंभ किए, जैसे सिजदा यानी सुल्तान के आगे घुटने टेकना, पैबोस यानी सुल्तान के पैर के अंगूठे को चूमना, नोरोज जो फेस्टिवल है नववर्ष वो इसने
प्रारंभ किया था। ताजिए निकलना इसी के शासनकाल में प्रारंभ हुए थे। इसने अपनी सिक्योरिटी में काफ़ी सारे अफ्रीकी लोगों को भी लगाया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो लाहौर रक्त की नीति में विश्वास रखता था, वह हमने आपको बताया। स्वयं चालीसा दल का एक समय पर सदस्य रहा और इसे पता था कि चालीसा बहुत पावरफुल है, एक दिन इसके भी खिलाफ जाकर इसे हटा सकते हैं, तो चालीसा का दमन ये करता है। फिर इसके अलावा इसके समय में देखिए तुगरिल खां था, उसने बंगाल में इसके विरुद्ध विद्रोह किया और वहाँ फिर ये जो है उसका जो इसने जिस व्यक्ति को भेजा अपने सेनापति को, अमीन खां को, बंगाल के विद्रोह का दमन करने में, तो वह असफल रहा, तो उसे भी इसने फांसी की सज़ा दे दी, मौत की सज़ा दी। यह चीज़ भी आपको याद रखनी है। और इसके समय में ही मेवात और कटिहार में विद्रोह हुआ, उसको भी इसने बहुत ही क्रूरता के साथ उसका दमन किया। 2 नए विभाग बनाए, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग हुआ करता था और दीवाने बरीद एक गुप्तचर विभाग था। आगे भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर इसका पुत्र हुआ करता था महमूद, उसको ये उत्तराधिकारी बनाता है, जो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया, शहीद मानते हैं उसे। और इसने कभी भी कोई बाहरी अभियान नहीं किया था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर हम आपको अब बलबन के बारे में बता देते हैं जो आपको जरूर से याद रखनी है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें आप बलबन के बारे में याद रखेंगे। सबसे पहली यहाँ पर इसने राजत्व का दैवीय सिद्धांत दिया। क्या दिया? जो कि बाद में अधिकतर राजा करते ही थे। राजत्व का दैवीय सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए इस चीज़ को समझना। क्या कहा इस सिद्धांत में इसने? पहली चीज़ इसने कही कि मैं क्या हूँ, जिल ए लाही हूँ। क्या कहा स्वयं को? जिल ए इलाही, यानी ईश्वर की छाया या ईश्वर की परछाई हूँ। ईश्वर की छाया स्वयं को कहा। फिर दूसरा इसने स्वयं को नियाबत खुदाई। क्या कहा इसने? नियाबत खुदाई, यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि। ईश्वर का प्रतिनिधि। ये 2 चीज़ें इसने अपने बारे में कही, यानी कि राजत्व का, राजाओं का दैवीय सिद्धांत इसने दिया। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसने रीति रिवाज कौन कौन से प्रारंभ किए, देखिए वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। रीति रिवाज कौन कौन से प्रारंभ किए गए? तो देखिए सबसे पहला था सिजदा, यानी कि झुकना। फिर कौन सा था? पैबॉस, अंगूठे को चूमना। फिर इसने नवरोज या नैरोज फेस्टिवल जो है उसको भी इसने प्रारंभ किया था। फिर इसी के समय में ताजिए निकलना प्रारंभ हुए। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। फिर एक चीज़ इसने क्या की? चालीसा का दमन। क्या किया था इसने? चालीसा कितनी शक्तिशाली है वो ये अच्छे से जानता था, खुद उसमें रहा था, तो ये चालीसा का दमन करता है पूरे तरीके से। इसके अलावा यदि हम बात करें तो लाहौर रक्त की नीति में विश्वास रखता था, ये तो हम जानते ही हैं। और 2 इम्पोर्टेंट विभाग इसने बनाए। कौन कौन से? तो देखिए एक बनाता है ये दीवाने अर्ज। कौन सा विभाग था? दीवाने अर्ज। किस चीज़ का विभाग था यदि हम बात करें तो यह था सैन्य विभाग। याद रखिएगा ये पूछे जाते हैं कि इस विभाग का अर्थ क्या था या किसके द्वारा बनाया गया था। आगे अभी और प्रशासनिक व्यवस्था में हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है इन चीज़ों पर, ठीक है। एक आपका दीवाने अर्ज हो गया। और दूसरा कौन सा था? तो देखिए दूसरा इसका बनाया हुआ विभाग था दीवाने बरीद।
कौन सा था? दूसरा था दीवाने बरीद। दीवाने बरीद किस चीज़ का था? तो ये था गुप्तचर विभाग। कौन सा था? गुप्तचर विभाग हुआ करता था। अब यहाँ पर क्या कहा है देखते हैं। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। उपाधि क्या थी? उलुग खां। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इलबारी जनजाति का ही तुर्क था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? ऑप्शन है आपके पास। ए इल्तुतमिश के बारे में, ऑप्शन नंबर बी है बलबन के बारे में, ऑप्शन सी है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में, और ऑप्शन नंबर डी है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बलबन के बारे में। ब्लड एंड आयरन की नीति यानी लौह और रक्त की नीति किसने? बलबन ने अपनाई हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसकी। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थीं, अभी हमने आपको बताई। प्रथम क्या थी? सुल्तान का ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और द्वितीय सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है यानी नियामते खुदाई है, और उसका स्थान पैगंबर के बाद दूसरे नंबर पर आता है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश जो है वो भी बलबन के द्वारा किया गया। तो आप देखिए कितना स्मार्ट रूलर था कि कैसे लोगों के माइंड को कंट्रोल किया जाए वो जानता था। लोग धर्म को हमेशा मानते हैं, धर्म के नाम पर आप कुछ भी करवा लो, आज भी करवा लो, आज तक वो चीज़ चल रही है। तो उसने उस सब, और ये प्ले कार्ड बहुत पुराना है, आज भी नेता ये काम में लेते हैं। पुराने टाइम पर राजा महाराजा ऐसे काम में लिया करते थे और सदा की तरह लोग बेवकूफ़ बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? ऑप्शन है आपके पास। ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी है बलबन ने, ऑप्शन नंबर सी है अलाउद्दीन खिलजी ने, या ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। अगला प्रश्न है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारण आर है वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था। ऑप्शन दिए गए हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए की समुचित व्याख्या आर है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिए कथनों को एक एक कर पुनः देखते हैं। पहला कथन क्या है? कथन ए बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। बिल्कुल सही कथन है। हमने आपको बताया चालीसा का दमन किया, उसे खत्म कर दिया, ऐसी सारी चीज़ें की और दैवीय सिद्धांत दिया जिससे सारी जो शक्तियां हैं वो उसी के पास में रहें। फिर कारण है वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो इसका यह कारण तो नहीं था, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए और आर हैं तो दोनों सही, सुरक्षित तो करना चाहता था लेकिन यह इसका कारण नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं करता है। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें हमने आपको बताई भी हैं इसके बारे में, अब यहाँ पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। इसने 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया था। इसने सुल्तान के पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। इसने सिजदा व पैबॉस प्रथा की शुरुआत भी की थी। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण कराया था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है ए तूतीय हिंद, ऑप्शन बी है कैसरे हिंद, ऑप्शन नंबर सी दिया है जिल्ले इलाही और ऑप्शन नंबर डी है दीने इलाही। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी जिल्ले इलाही। हमने आपको बताया था उसने जिल्ले इलाही की जो उपाधि है या एक तरीके से जो दैवीय सिद्धांत दिया था उसमें वह स्वयं को जिल्ले इलाही कहता है, यानी कि ईश्वर की छाया कहता है, और नियाबत खुदाई कहता है, यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि भी स्वयं को बताता है। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है, यानी कि राजा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। रॉयल ब्लड या ब्लू ब्लड की जो हम बात करते हैं उसका कंसेप्ट जो है बलबन के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है आपके पास ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी दिया है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है आपके पास बलबन और ऑप्शन डी दिया गया है आपको अलाउद्दीन। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी बलबन। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया? ऑप्शन है ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी दिया गया है फिरोज तुगलक और ऑप्शन डी है आपके पास अलाउद्दीन खिलजी। यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, अभी हमने आपको बताया भी था, लिखाया भी था। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए बलबन। बलबन के द्वारा नौरोज फेस्टिवल, ताजिया निकालना, पहबो, सिजदा, ये सभी चीज़ें चालू की गई थी। और नौरोज क्या होता है? नववर्ष होता है, पारसी नववर्ष जिसे कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो क्या कहा गया है, अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए और उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे और उसने उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा यानी भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, पाबोस सुल्तान के चरणों को चूमना, ये प्रथा आरंभ की। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नौरोज बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा भी आरंभ की थी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ऑप्शन बी है उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, ऑप्शन नंबर सी है उसने तुर्कान चहलगनी का प्रभाव समाप्त किया और ऑप्शन डी है उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एक एक करके यदि हम देखें तो पहला ऑप्शन क्या है, उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया यानी कि ईश्वर के प्रतिनिधि स्वयं को बताया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देखिए, उसने इक्तादारी यानी इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की, तो यह तो आपका बिल्कुल गलत कथन है। और आपसे क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर यहाँ पर होगा। इक्ता व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? यह हमने आपको बताया है, इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई थी, जहाँ पर काम के बदले भूमि दी जाती थी, उस भूमि का राजस्व दिया जाता था। फिर देखिए तीसरा कथन क्या था, उसने तुर्कान चहलगनी यानी चालीसा का प्रभाव समाप्त किया, बिल्कुल सही है। और उसने बंगाल के विद्रोह का भी दमन किया था, तो यह कथन भी आपका सही है। हमने आपको बताया था बंगाल में किसके द्वारा विद्रोह किया गया था, तो तुगरिल खां था। कौन था बंगाल में? तुगरिल खां हुआ करता था, उसने विद्रोह किया था, इसका दमन जो है बलबन के द्वारा किया गया। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्या कहा गया है आपसे। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था,
नासिरुद्दीन महमूद ने उसे उलुग खां की उपाधि दी थी। जिले अलाहा की उपाधि उसने स्वयं धारण की थी। उसका शासनकाल 1266 से 1286 ईस्वी तक था। बलबन अपने राजत्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध है। उसके राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। बलबन ने राजा को नियामत खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि बताया है। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान चहलगनी को समाप्त किया। बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह 1279 में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने किया था, जो हमने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही बार विद्रोह इसके पूरे शासनकाल में हुआ, जिसे बलबन ने दबाया तथा विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। तो देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? ऑप्शन है आपके पास ए बलबन, बी कैकुबाद, सी जलालुद्दीन खिलजी या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए कई लोग यहाँ पर इसी चीज़ से कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये तो गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों की पूछ रहा है, क्या होगा। लेकिन यहाँ पर खलीफा का सहायक या प्रतिनिधि कौन बताता है अपने आप को? तो वह बताता है बलबन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। तो ये आप तो मेन जो कंसेप्ट है वह याद रखिए। मेन चीज़ क्या है कि खलीफा का सहायक या खलीफा के बाद दूसरे नंबर पर स्वयं को कौन मानता है? बलबन। तो वही इसका उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? ऑप्शन है आपके पास ए बलबन के शासनकाल के दौरान, ऑप्शन बी दिया है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन नंबर डी खिज्र खां के शासनकाल के दौरान। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए बलबन के शासनकाल के दौरान तुगरिल जो है वह बंगाल में विद्रोह करता है। कहाँ तुगरिल कहाँ करता है? तो यह करता है बंगाल में विद्रोह। इसको दबाने के लिए देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसको दबाने के लिए किसे भेजता है? तो सबसे पहले अमीन खां को भेजा जाता है कि जाओ और इस विद्रोह को दबा कर आओ, लेकिन यह असफल हो जाता है इसे दबाने में। जब ये असफल होता है तो बलबन इसे क्या देता है? इसे देता है मृत्युदंड। फिर दोबारा एक और सेनापति को भेजता है और वो होता है मलिक मुल्कदीर। कौन? मलिक मुल्कदीर। तो देखिए इसका दमन कौन करता है? इसका दमन अंत में करता है मलिक मुल्कदीर। इसे पता था कि यदि असफल रहा तो मृत्युदंड ही मिलेगा, तो ये पूरी ताकत से लड़ता है और फाइनली तुगरिल खां को मार देता है, इसका दमन करता है। और इसके बाद में इसको उपाधि दी जाती है बलबन के द्वारा, किसकी? तुगरिल कुश की। किसकी उपाधि मिलती है? तो इसे उपाधि मिलती है तुगरिल कुश की। अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए तुगरिल खां ने बलबन के काल में विद्रोह किया था। यह विद्रोह बंगाल में अमीन खां की नियुक्ति के विरोध में हुआ था। कालांतर में बलबन के बंगाल अभियान से डरकर तुगरिल भाग गया। और किसने दबाया? तो देखिए अमीन खां असफल रहा तो उसे मृत्युदंड दिया। फिर मलिक मुल्कदीर जो है इसे दबाता है और उसे तुगरिल कुश की उपाधि दी जाती है। तो ये थे हमारे प्रश्न किससे संबंधित? आपके गुलाम वंश से संबंधित हमने सारे प्रश्न किए, डिटेल में चर्चा की है। इसके अलावा देखिए जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो हम पूरा एक अलग चैप्टर लेंगे, तो वहाँ आपको अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसकी PDF आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में खिलजी वंश के साथ।